स्वागत है आपका शो पर और फेस्टिव ग्रीटिंग सबसे पहले हमारी पूरी टीम की ओर से। और सर शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले रेवेन्यू ग्रोथ के फ्रंट पर कहाँ से आपको एक सपोर्ट लग रहा है? काफ़ी अच्छा ग्रोथ यहाँ पे देख रहे हैं अक्रॉस इंटरनेशनल एंड इंडिया बिजनेस के ऊपर, आप क्या कहेंगे? जानी जी, गुड आफ्टरनून और आपको और आपके सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, आई थिंक H1 पूरा ही हमारे लिए काफी अच्छा रहा है गिवन द इकोनॉमिक सिनारियो, जिसके अंदर की कंपनी ने 20% की ग्रोथ क्वार्टर टू में किया है और इतना ही ग्रोथ इन्होंने हम लोगों ने एबिटा के अंदर भी किया है। तो उसके अंदर आई थिंक इसको अगर ब्रेक करें दो भागों में, इंटरनेशनल और इंडियन बिजनेस के अंदर, तो इंटरनेशनल बिजनेस ने अपना ग्रेट मोमेंटम चालू रखा है, ग्रोथ मोमेंटम है उनका। वॉल्यूम उनके ग्रो कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी सर्विसेज में काफी बिजनेस ग्रो किया है। सो मार्जिन्स उन्होंने काफी इंप्रूव किए हैं। इनफैक्ट अब वो 15.5% के तकरीबन क्वार्टर टू में क्लोज किया है उन्होंने। सो इंटरनेशनल बिजनेस बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इंडिया के अंदर ग्रोथ थोड़ा सा सबड्यूड है Q2 के अंदर विज़ावी वाई-ओ-वाई। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो हम काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन में हैं अभी भी। ऑर्डर बैकलॉग भी एक डिसेंट लेवल पे 1700 करोड़ पे है, तो वो हमें फ्यूचर आगे के 6 महीने, 9 महीनों की विज़िबिलिटी भी देता है। तो उस हिसाब से ओवरऑल काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है पूरी कंपनी की तरफ से। जी, डेफिनेटली। सर एक कंसर्न जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को लेकर, उसके ऊपर आपके कमेंट्स देना चाहूँगी। जो प्रेशर यहाँ से दिख रहे हैं, तो क्या रीजंस आपको लग रहे हैं इसके पीछे? चलिए, ये क्या होता है कि इसमें इंटरनेशनल बिजनेस आप देखेंगे काफी सारी एंटिटीज को जोड़ के उसमें बनता रहा है, काफी छोटी बड़ी एंटिटीज होती हैं। तो उसके अंदर डेफर्ड टैक्स के चक्कर में प्रोविजंस कभी ऊपर कभी नीचे हो लेने पड़ जाते हैं। और एज द इंटीग्रेशन कंटिन्यूज, अभी आपने देखा हैरी नया एक्विजिशन किया, मिक्सेल नया एक्विजिशन किया, तो उनका भी रिलेटेड इम्पैक्ट्स आता रहता है। बट अगर हम कंसिस्टेंट बेसिस पे देखें तो ओवरऑल कंपनी का 27 से 28% का ओवरऑल टैक्स रेट रहेगा और वो अगर लॉन्ग रन में आप देखेंगे तो वो मेंटेन रहता है। तो इस वजह से ये जो Q2 में हमें जो एडिशनल हिट आया है वो मोमेंटरी है। Q1 में हमें एक बेहतर रिजल्ट था, बट ओवरऑल H1 में देखेंगे तो मोटा-मोटी बराबर हो जाता है एंड एज़ वी गो गो अलोंग तो 27 से 28% के बीच में टैक्स का इम्पैक्ट आप सस्टेनेबल बेसिस पे मान सकते हैं। जी। साथ ही मनीष जी, अभी समझना चाहेंगे टेक्नोलॉजीज़ और सिस्टम में ऑर्डर इंटेक जो है वो कैसा रहा, और कहीं न कहीं आपको लग रहा है कि केमिकल सेगमेंट में जो एक स्लोडाउन है उसका असर यहाँ पे पड़ा है? इसको अपन 2 भाग में बाँट सकते हैं। तो पहले तो अ, लॉन्ग टर्म में भी देखें तो चाइना प्लस वन डेफिनिटली एक अ, मोमेंटम है जो लॉन्ग टर्म है और जो रियल है और इट इज़ हैपनिंग फॉर श्योर एंड वो आप ज़मीन पे आप और हम देख भी रहे हैं। दूसरा, पिछले 2 सालों में काफ़ी ज़्यादा वो मार्केट हीट अप हो गया था, काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ कैपेक्स प्लान्स हो गए थे, तो एक थोड़ा-सा पॉज़ आना लाज़मी है और वो आई थिंक एक नेचुरल फिनोमिनन होता है वो कर्व को मेंटेन करने के लिए। तो शॉर्ट टर्म में हम समझते हैं कि अगले 6 से 9 महीने थोड़ा-सा उतना मार्केट सुपर हिट हॉट नहीं रहेगा। लेकिन ओवरऑल आई थिंक 1700 करोड़ का जो हमारा बैकलॉग है, वो हमें इंडिया बिज़नेस में 5 से 6 महीना और इंटरनेशनल बिज़नेस में 7 से 8 महीने का मैन्युफैक्चरिंग बैकलॉग है, जो एक सस्टेनेबल और काफ़ी रीज़नेबल बैकलॉग है। हाँ, जो आज से 6 महीना पहले जो हमारा 2100 करोड़ का बैकलॉग था, जो जो थोड़ा ऑन अ हायर साइड था, वो शायद हम उस लेवल पे नहीं है, बट आई थिंक अगले 6 से 9 महीने वी शुड बी एबल टू नेविगेट। और दूसरी बात, फार्मा में हमने थोड़ा-थोड़ा अपटिक देखना शुरू किया है। बड़ी एपीआई कंपनीज़ अपना कैपेक्स प्लान रिफ्रेश कर रही हैं, नए लेकर आ रही हैं। और एग्रो और स्पेशलिटी केमिकल्स में थोड़ा-सा पॉज़ है, लेकिन अगर हम फनल देखें तो बैकलॉग में कन्वर्ट नहीं हुआ, लेकिन वो थोड़ा-सा डिस्कशंस डिले हो रही हैं, इलॉन्गेट हो रही हैं। प्रॉब्ली वो जो अभी जो केमिकल के अंदर जो प्राइसेज़ रिडक्शन हुआ, तो उनके ऊपर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, कैपेक्स की तरफ थोड़ा-सा कंसंट्रेशन कम है। तो मैनेजमेंट बैंडविड्थ एज़ इट गेट्स रिलीज़्ड फ्रॉम द केमिकल इंडस्ट्री, हम देखते हैं डेफिनिटली कैपेक्स विल डेफिनिटली कम बैक इन ग्रेट मोमेंटम। जी, डेफ़िनेटली। आगे सर अगर बात करेंगे, मैं एक प्रेज़ेंटेशन आपका जो देख रही थी, तो ग्लोबल फ्रंट पर कुछ न्यू सर्विसेज़ सेंटर ओपनिंग के ऊपर जो इसमें मेंशन किया था, व्यूअर्स के लिए अगर आप वो शेयर कर सकें? श्योर। सर्विसेज हमारे बिजनेस में एक बहुत ही प्रॉफिटेबल और सस्टेनेबल बिजनेस रहता है। फर्ज कीजिए आपको एक
बड़ा केपेक्स आपने लगाया है, तो उसको आपको रेगुलर मेंटेन करने के लिए, उसको उसी लेवल का प्रोडक्टिविटी लाने के लिए आपको सर्विसेज़ का ज़रूरत पड़ेगा। तो इसलिए आप चाहेंगे कि आप एक ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर ओईएम यानी कि हमसे वो सर्विसेज़ लें। तो इसी लिहाज से ग्रोथ ट्रैजेक्टरी को मेंटेन करते हुए इंडिया और इंटरनेशनल मार्केट दोनों में हम हमारा सर्विसेज बिजनेस को ग्रो करने का विचार है। उसी उसी लिहाज में हमने 2 नए सर्विसेज सेंटर खोले हैं, एक ब्राज़ील में, एक यूरोप में। और इंडिया के अंदर भी जो हमारे 3 सर्विस सेंटर्स हैं, उसके अंदर इन्वेंटरी हमने रैंप अप किया है, ताकि कस्टमर्स को जेन्युइन इक्विपमेंट्स, जेन्युइन सर्विसेज समय पर मिल सकें और उनका प्रोडक्शन उसी लेवल पे मेंटेन रह सके। सो ये इसमें दोनों कस्टमर के हिसाब से एक सस्टेन्ड बिज़नेस, उनको एक सस्टेन्ड सर्विस मिलता है और हम लोगों के लिए ऑफ कोर्स एक कनेक्ट बनता है कस्टमर के साथ एंड ऑफ कोर्स फ्रॉम अ प्रॉफिटेबिलिटी पर्सपेक्टिव ये एक बेटर बिज़नेस है। जी, डेफ़िनेटली। नेक्स्ट सर आप बात करेंगे अभी बोरोइंग्स के ऊपर, जो कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स रिड्यूस्ड होते देख रहे हैं और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में एक इंक्रीज़ यहाँ से हम देख रहे हैं। तो इसके ऊपर डिटेल्स क्या रहेगी? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स अगर हम देखें तो 77 करोड़ का बोरोइंग्स हमने H1 में पे किया है, रीपे कर दिया है, जिसमें से तकरीबन 30 करोड़ का हमने प्री पेमेंट कर दिया था। अगले हाफ की बात करें, H2 की बात करें तो हमारा तकरीबन 50 करोड़ का ड्यू है, लेकिन हम समझते हैं कि 60-70 करोड़ तकरीबन हम और रीपे कर पाएँगे इस साल के। तो टोटल मिला के हम इस साल के अंदर तकरीबन 140 करोड़ का लॉन्ग टर्म डेट हम पे कर पाएँगे। सो ये दर्शाता है कि जैसे-जैसे प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है, कैश जनरेट होगा, हम अपना लॉन्ग टर्म डेट रीपे करते जाएँगे, जैसा कि कमिटमेंट हमारे को हमने पहले भी दिया हुआ है शेयर होल्डर्स को। शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म का सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट है। हमारा बैकलॉग थोड़ा कम होने की वजह से ऑर्डर एडवांसेस जो है, कस्टमर एडवांसेस जो हैं, वो थोड़ा कम हो गए हैं। और उस वजह से जो मोमेंटरीली आपको वर्किंग कैपिटल, क्योंकि बिज़नेस चर्न करने के लिए आपको इन्वेंटरी और डेटर्स मेंटेन करने के लिए, पेबल्स को आपको टाइम पे, समय पे वेंडर्स को आपको पेमेंट करने के लिए, आपको वर्किंग कैपिटल साइकिल मेंटेन करने के लिए आपको शॉर्ट टर्म में डेट लेना पड़ता है। तो वो उ ओ ओ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो ऊपर-नीचे दैट दैट इज़ अ कंसिस्टेंट पीस फॉर अस। सो उसमें कोई ऐसा कोई विषय नहीं। जी, और एक सर चीज़ समझना चाहेंगे, इंटरनेशनल बिज़नेस और इंडिया बिज़नेस के ऊपर आपने काफ़ी डिटेल्स दी है, बट एक पॉइंट जो है प्रॉफिटेबिलिटी जो है इंटरनेशनल बिज़नेस में इम्प्रूव होता दिख रहा है। तो यहाँ से प्रोफेशनल जो एक एक्सीलेंस है यहाँ से, और प्राइसिंग में जो इम्प्रूवमेंट है, जो एक बदलाव है, उसकी कहीं ना कहीं असर देख रहे हैं ये फ्रंट पर? एब्सोल्युटली। सो आपने सही पॉइंट किया। एक तो ऑपरेशनल एक्सीलेंस, जहाँ पे हम कहते हैं कि ब्राज़ील सॉरी अपना जर्मनी, चाइना और इटली के प्लांट अभी तकरीबन ढाई 3 साल पहले ही नए रिवैम्प हुए थे। नए प्लांट्स बने हैं जर्मनी और इटली में, चाइना में। उन तीनों का ऑपरेशनल परफॉर्मेंस और आउटपुट बढ़ा है और उसकी वजह से सिंपली ऑपरेटिंग लीवरेज आने की वजह से एक प्रॉफिटेबिलिटी में इम्प्रूवमेंट हमने देखा है। इसी तरीके से ब्राज़ील में जैसे नया फर्नेस लगा है, यूएस में फर्नेस रिवैम्प हुआ है, तो उसके ऑपरेटिंग लिवरेज किक इन होते हैं, तो फिर वहाँ पे हमारे को प्रॉफिटेबिलिटी में हमें इज़ाफ़ा देखने को मिला है। दूसरा आई थिंक हमारे इंटरनेशनल बिज़नेस ने एक जो कंसेप्चुअली चेंज लाए थे कि कॉस्ट प्लस प्राइसिंग करने की बजाय वो वो लिस्ट प्राइस बेस्ड मॉडल को अडॉप्ट करते हैं, जहाँ पे कि हम एक एमआरपी सॉर्ट ऑफ अ नंबर डिटरमिन करके और उधर से फिर अगर किसी कस्टमर को कोई छोटा-मोटा डिस्काउंट देना है तो वो हम दे देते हैं। उससे थोड़ा प्रॉफिटेबिलिटी में इम्प्रूवमेंट आया है और मोर इम्पोर्टेंटली जो कॉस्ट इंक्रीज़ हुआ है, मेटल प्राइसेज़ जो आप देख रहे हैं या गैस एनर्जी प्राइसेज़ जो ऊपर जाके काफ़ी नीचे आ गए थे, लेकिन अभी भी सस्टेनेबल बेसिस पे वो पहले से काफ़ी ऊपर के लेवल पे हैं। तो वो नंबर्स को वो कॉस्ट को पास ऑन करने में उसमें काफ़ी मदद मिलती है और इन्हीं दोनों का रिज़ल्ट हम आगे देखते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी जो इंटरनेशनल बिज़नेस की तकरीबन साढ़े 7-8% थी, अभी 14.5 से 15.5 परसेंट एबिटा मार्जिन के बेसिस पे रेगुलरली आ रही है। जी, डेफिनेटली। और एक लास्ट पॉइंट सर समझना चाहेंगे, स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी पाइपलाइन जो देख रहे हैं अक्रॉस ऑल बिजनेस प्लेटफॉर्म्स, बट कहीं ना कहीं कस्टमर डिसीजन मेकिंग है उसकी वजह से कुछ डिलेज हो रहे हैं, तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? डेफ़िनिटली ये जो डिसीज़न मेकिंग है वो जैसा हमारी अभी पहले बात हुई कि अ, एक हियर एंड नाउ बैटल है जो केमिकल इंडस्ट्री फाइट कर रहा है, व्हिच इज़ बेसिकली जो
प्राइसिंग जो उनको जो फिनिश प्रोडक्ट्स के प्राइसिंग का चैलेंज आ रहा है, तो वो उस डिसीजन को वो उस ऑपरेशनल पीस उसको हैंडल करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए व्हिच इज़ वेरी वेरी लॉजिकल आई गेस एंड उसी के लिहाज से अब फर्दर एक्सपेंशन थोड़ा-सा डिले हो गया है। तो हम ये देखते हैं जो जो प्रोजेक्ट्स हो फॉर एग्ज़ाम्पल सितंबर में, अगस्त में फाइनलाइज़ होने चाहिए थे, वो शायद दिसंबर, जनवरी में जाके फाइनलाइज़ होंगे। इसीलिए जो 1700 करोड़ का बैकलॉग है, वो डेफ़िनिटली हमारे को बहुत एक कॉन्फिडेंस देता है, कम्फर्ट देता है एंड इसके लिए हम लोग तैयार भी हैं और ऑपरेशनल एक्सीलेंस के नाम जैसा आपने पहले बोला, तो हम लोग काफ़ी कॉस्ट रिडक्शन के ऊपर काफ़ी ध्यान दे रहे हैं, रैशनलाइज़ेशन के ऊपर काफ़ी ध्यान दे रहे हैं, ताकि हम अपनी मार्जिन्स और प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन कर पाएँ। और हम समझते हैं कि अगले 6 से 9 महीनों में ये ऑर्डर बैकलॉग का नंबर और ऊपर जाना चाहिए। जी, मनीष सर काफ़ी डिटेल